हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है। फिर हम उसके टाइप्स को समझेंगे, दो टाइप के होंगे। फिर उसमें से एक होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम शुरू से शुरू करते हैं, ना कि डायरेक्टली जंप करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने में। ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने शब्दों में हम अगर लिखना चाहें कि एक्सप्रेशन क्या है, तो मैं एक सिंपल शब्द का इस्तेमाल करूंगा, सिंपल स्टेटमेंट में बताऊंगा कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नोन एज एक्सप्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑब्वियसली मैथ्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। इंग्लिश के शब्दावली और मैथ्स के कुछ चीजें मिलते हैं जिसका मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। जैसे कि फिजिक्स में वर्क और रियल में जो वर्ड हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं, दोनों सेम नहीं होते। ठीक है। चलिए, तो हम सिंपल भाषा में पहले बात करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से डेफिनेशन दूंगा जो आप लिख सको एग्जाम में भी। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले ब्लैक कलर का पेन ले लेते हैं हम लोग। काफी आसान हो जाएगा चीजें समझने में। ठीक है। चलिए, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है। सिंपल शब्दों में, मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा इसको। फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये दो भागों में बंट जाता है, यही तो एक्सप्रेशन है। पहले या तो अर्थमेटिक बोल दो या तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल दो। ठीक है। दूसरा होता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। पहले तो हमें समझना चाहिए कि चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, वो उसको सबसे इजी तरीके से कैसे दिमाग में डाल सके, और कोई पूछे तो सबसे इजी कम शब्दों में कैसे समझा सके। बाकी जो डेफिनेशन होगा वो तो हम समझेंगे। ठीक है। देखिए, तो हम कैसे बात करेंगे कि an expression in math is a sentence with a minimum of two numbers or variables and at least one math operation. ऑपरेशन तो पता है आपको, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले जो सिंबल हैं। ठीक है। सो दिस मैथ ऑपरेशन कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे एक्सप्रेशन का, ये भी एक सवाल आपके मन में आएगा कि हाँ भाई, बता दो कि स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे नहीं, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ग्रामर में, तो पहले सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ आता था, प्लस करके वर्ब, प्लस आईएनजी, ऐसा कुछ। तो वैसे ही हम स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट रुक जाए आप। चलिए जी। हाँ, सब कुछ सेट है। तो देखिए, कुछ ऐसा है आपका स्ट्रक्चर। नंबर, वेरिएबल। अच्छा, पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? पेन क्यों नहीं चल रहा? चलना तो चाहिए, चलना तो चाहिए, चल रहा है, चलिए। सो एक्सप्रेशन, देखिए ऐसा होगा, नंबर या वेरिएबल रहे, फिर मैथ का मैथ ऑपरेटर रहे, फिर नंबर या वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। सेम सेम देखो, आप पहले देख लो ये वाला पोर्शन, दूसरा देख लो ये है, तीसरा देख लो। ठीक है। वन मोमेंट, एक्सक्यूज। चलिए, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, देखिए एक नंबर है, बीच में मैथ ऑपरेटर है, दूसरा फिर नंबर। अब नंबर ही हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होके, मान लीजिए एक एस वेरिएबल लेके चलते हैं, जो कि वेरिएबल का क्या मतलब होता है कि वो क्वांटिटी जिसके वैल्यू फिक्स ना हो। ठीक है। तो ये भी सारे इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, देखिए चार एग्जांपल हमने लिया है, चारों इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन ऑल द गिवन एक्सप्रेशंस अ मैथ ऑपरेटर इज यूज्ड बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है। चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के होते हैं। इसको तो मैंने शॉर्टकट में अच्छे तरीके से आपको समझाया, लेकिन अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके, शब्दों को अच्छे सीक्वेंस में रख के कैसे हम समझें उसके टाइप्स को। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले पहला वाला टाइप हम देखते हैं, जिसको हमने देखा था न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। सो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इन मैथ कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सेम वो ये भी हमने जगह देखा, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। इट डज नॉट कंटेन एनी अननोन वेरिएबल्स और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी सिंबल। तो एक्सप्रेशन में आप इक्वालिटी सिंबल, इनइक्वालिटी सिंबल नहीं देखेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में, ना ही आप वेरिएबल देखेंगे।
ठीक है, तो आप सारे नंबर देख रहे हैं और इन नंबरों के बीच में क्या इस्तेमाल किया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला एग्जाम्पल देखिए, 65 + 9 - 4। ठीक है, कोई वेरिएबल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना इक्वलिटी साइन देखने को मिल रहा है, ना इनइक्वलिटी साइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, 25/4 + 36/5। ठीक है, तो इस तरह के आप बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकते हो मैथ्स में, जिसमें आपको फिर नंबर और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होगा उसको हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, चलिए समझिए फिर। बोला जा रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देखने को मिल रहा था, नंबर कांस्टेंट होते हैं ऑब्वियसली, कांस्टेंट वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स मैं आगे आपको समझा भी रहा हूँ, देखिए दूसरे पॉइंट में कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए वी यूज द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सेम ऑपरेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, टू फॉर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है इसको डिफाइन करने में, कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया और वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया। तो आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको समझेंगे कैसे। तो मैंने तो आपको सिंपल शब्दों में समझाया है, लेकिन लिखे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि a variable does not have a fixed value, it can be varied। ठीक है, it is represented by letters like a, x, y, p, m, etc। कभी कभी हम लोग को आदत से हो जाती है x और y में देखने को, तो हमको लगता है कि x और y ही वेरिएबल। ऐसा नहीं है, आप कोई भी लेटर से दिखा सकते हो वेरिएबल को। अब आ जाते हैं हम लोग कांस्टेंट, जो पहला शब्द इस्तेमाल किया था हमने कांस्टेंट, उसका क्या मतलब है। तो अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स वैल्यू जैसे एनी नंबर विदाउट अ वेरिएबल इज अ कांस्टेंट। कोई भी नंबर में दे दो, ठीक है, अगर नंबर को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वेरिएबल से उसका लेना देना होगा, वो भी तो वेरिएबल हो जाएगा। मान लीजिए 24x, तो जो वेरिएबल x है वो 25 गुना बढ़ गया, तो वो भी चीज तो वेरिएबल है। तो आपको क्या समझना है कि बस हम नंबर देखें, एनी नंबर विदाउट द वेरिएबल इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ मैं बोल दूं 7, 7 तो फिक्स है ना, वैल्यू तो फिक्स है उसकी। चलिए, तो एग्जांपल भी आपके स्क्रीन में दिखा हुआ है, 2x + 7। 2x + 7, यहाँ पे देखिए तो जो हमारा डेफिनेशन है, एग्जैक्ट यहाँ पे चीज आपको दिख रही है कि नहीं। कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का, और ऑपरेशंस भी दिख रहे हैं आपको, अर्थमेटिक ऑपरेशंस दिख रहा है। 2x + 7 यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अच्छा 2x का क्या मतलब है, जैसे हम लोग मल्टीप्लाई किया है 2 और x को, ठीक है, फिर तो ऐड कर दिया 7 को, तो यहाँ पे जो x है वो वेरिएबल कहलाया और ये 7 आपका कांस्टेंट कहलाया। आप सोच रहे होगे सर तो ये 2 को क्या बोलेंगे, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है, इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। यहाँ तक सभी कुछ क्लियर है, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा, इसको मैंने सेपरेटली बनाया 2x को, इसको मैंने सेपरेटली बनाया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे मिले, हमने टर्म को अलग अलग बना लिया और फिर ऐड कर दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टर्म्स टू बी फॉर्म सॉरी टर्म्स टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन वी यूज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ से डिफाइन करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे समझें आप, ताकि चीज़ों को, इसलिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ और इसको ऐसे बदल देता हूँ। ठीक है, ताकि आप समझें कि यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कभी कभी, चीज़ों को सही तरीके से ना लिखा जाए। टू फॉर्म एन एक्सप्रेशन वी यूज कांस्टेंट, अच्छी बात है, कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड सेपरेट देम यूजिंग द ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेट्रा। ठीक है, these parts of expression which we separate using operations are called term। तो ये पार्ट्स है ना जिसको सेपरेट किया ऑपरेटर से, 4x को सेपरेट कर दिया नेगेटिव, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर से, और फिर इसको और इसको, y को और 7 को कैसे अलग कर दिया, एडिशन के सिंबल से।
ठीक है। तो ऑपरेटर्स बीच में आके इनको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और इनको हम क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ये टर्म्स है। ठीक है। अब वो कितने टर्म्स देखने को मिल रहे हैं, 4x - y और 7। अभी मैंने कुछ देर पहले इस्तेमाल किया था कि हम ऐड कर देते हैं टर्म को। तो इसको आप ऐसे भी देखोगे तब आपको समझ में आएगा, चीजें कंफ्यूजिंग नहीं लगेगी। देखिए कि आखिर -y क्यों लिया भाई, ठीक है, +y क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसको हम ऐसे समझेंगे कि ऐसे हमने ऐड कर रखा है, बाकी कुछ किया नहीं, प्लस -y को ऐड कर रखा है। ठीक है, +7। क्योंकि जब मैं डिफाइन कर रहा था सिंपल शब्दों में, तो मैंने बोला था कि हम सेपरेटली टर्म्स को बनाते हैं फिर ऐड करते हैं, तो हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जब आप टर्म्स को लिखोगे 4x, तो हमें आदत से हो जाती है कि हाँ प्लस प्लस में लिख दो, 4x लिख दो, y लिख दो और 7 लिख दो, बीच में ऑपरेटर दिख गया, हम बोले ये टर्म है। नहीं, ऐसे आपको नहीं देखना है। अब बीच में पहले प्लस का सिंबल लाइए, और जैसे -1 अलग हो गया, तो -1 एक हमारा टर्म। अब टर्म्स में भी आपको पहले में दो चीजें दिख रहे होंगे। वैसे तो किसी चीज में 1 लगा सकते हैं, जैसे y के साथ भी हमको 1 दिख रहा है। ठीक है, जैसे -1 दिख रहा है, -y का मतलब क्या है, -1 × y। समझ में आ रहा है आपको। तो 1 तो हम हमेशा कहीं ना कहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सिंपल शब्द है कि समझे कि टर्म्स 4x बना कैसे था, तो 4 को मल्टीप्लाई किया मैंने x को, तो दो चीजें देखने को मिल रही है, एक कांस्टेंट और वेरिएबल बीच में मल्टीप्लाइड है। अब इनको क्या बोले, इनको फैक्टर्स बोल दे, कि जो टर्म्स है फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यही तो चीजें एक्सप्लेन करने का तरीका है। तो अब हम आ जाते हैं सिंपल सी बात को समझने के लिए, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई सवाल परेशान नहीं कर रहा है, मैं चीजों को आपके सवाल पूछने से पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो हम समझते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। Every term is the product of its factor. Every term is the product of its factor as, जैसे आपको 4x + 5 दिखता है ना, ये एक algebraic expression है। So here the term 4x कैसे बना भैया, 4 को और x को मल्टीप्लाई किया तो बना। ठीक है। So 4 and x are the factors of that term. 4x का जो फैक्टर है वो 4 और x है। एग्जाम्पल के लिए बड़ा आसान तरीके से आपको दिखाया गया ये सब। ठीक है, तो ये आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को मिल गया। ठीक है। अब इसका टर्म्स को कैसे लिखोगे, तो ऑब्वियसली -a है, -ab है, +2b² है, और मैंने बोला था माइनस आएगा साथ में। ठीक है, -3a², क्योंकि हाँ बीच में एडेड है ना, वो एडिशन का साइन देखना है हमको। ठीक है, एडिशन का साइन देखना है। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये तो अलग से प्लस के पहले ही है, तो माइनस लेके आएगा, -ab, समझ लो, -ab लेके आएगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, बोलेंगे नहीं 3a² है भैया, मैं माइनस नहीं देख रहा, देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा ही डिफाइन किया ना हमने कि जोड़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कहा कि घटाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है रॉकेट साइंस इसमें। बस ध्यान से अगर आप टर्मिनोलॉजी को समझते हो, चीजों को समझते, चीजें बन कैसा रहा है, उसका डेफिनेशन क्या है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट तो इसी तरह क्लियर होता है ना, चीजें दी हुई है बस हम रट जाते हैं या सुन लेते हैं, उसके अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते हैं, पार्ट बाय पार्ट चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए चीजें हमारे दिमाग में बैठ नहीं पाती हैं, और बार बार हम परेशान होते हैं। एक ही क्वेश्चन हम 10 बार बना रहे हैं, 10 बार गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है, लेकिन आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो देख लीजिए, फिर टर्म्स हमने लिख दिया, -ab यहाँ पे, फिर हमने लिखा 2b², फिर हमने तीसरा टर्म लिखा -3a²। अब किसके मल्टीप्लीकेशन से बना है -ab, ऑब्वियसली -1 a और b। मैंने बोला था, जब मैं -y को बोला तो मैंने क्या बोला था, मुझे -1 और y मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है। ठीक है, तो -ab में 3 दिख रहे हैं मुझे फैक्टर, -1 a और b तीनों मल्टीप्लाई होके बना है -ab। माइनस तो ऑपरेटर है भैया, वो कहाँ से आ जा रहा है किसी में, अगर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली -1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। चलिए, अब 2b² में 2 दिख रहा है और b 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, रिपीटेड प्रोडक्ट है ना हमारा, b × b 2 बार हुआ, इसलिए b² लिखा। अब यहाँ पे मुझे -3a² दिख रहा है, -3a² दिख रहा है, तो यहाँ पे हम चार नहीं 3 टर्म ही लेते हैं, -3, ओके, a और a। ठीक है, चलिए, अब आप सोच रहे होंगे कॉफिशिएंट क्या है, क्या आपने समझाया मुझे टर्म,
आपने समझाया मुझे फैक्टर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे कुछ बोला था कि सर यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई है तो 2 भी तो कांस्टेंट होगा, याद आ रहा है आपको? नहीं, ऐसे वाले को अगर किसी टर्म का फैक्टर अगर नंबर है तो उसको हम लोग बोल देते हैं कॉफिशिएंट। जैसे -ab में -1 कॉफिशिएंट रहा, -3a² में -3 कॉफिशिएंट रहा, 2b² में 2 मेरा कॉफिशिएंट रहा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो चीजें आसान बन जाती हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजों को अगर आप तोड़ दोगे सिंपल सिंपल पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को समझ जाओ फिर जोड़ दो। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें ऐसे समझे जाती हैं। तो ये पूरा जो है मेरा 2x + 4y - 9 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज आपको देखने को मिल रहा है जब दोनों के बीच में आ रहा है, दो टर्म्स के बीच में आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने बोला कि टर्म्स मल्टीप्लीकेशन होते हैं उसके फैक्टर्स के। जैसे 2x में दो फैक्टर है, 2 और x, 4y में 4 और y, ठीक है। चलिए, अब इस बात को हम ध्यान से समझ रहे हैं कि हमें कॉफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट को समझ में आता है कि नहीं अगर मैं आपके सामने एक पेश करूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ऑब्वियसली जो कांस्टेंट है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, वो हमारा कॉफिशिएंट कहलाएगा। और वेरिएबल आपको पता है एक्स वाई जी पी, इस तरह के लेटर से हम लिखते हैं, तो ये वेरिएबल है। और आपको पता है कांस्टेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था, वो नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये जो दो नंबर हैं 2 और 4, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो इनको हम कांस्टेंट ना बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं कॉफिशिएंट। इनको हम क्या बोल रहे हैं, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो आप ये आइडेंटिफाई करना सीख गए हैं कि टर्म कौन है, वेरिएबल्स कौन सा है, कांस्टेंट उसमें कौन है, और कॉफिशिएंट कौन है, और दोनों के बीच का भेद भी समझ गए आप, डिफरेंस भी समझ गए आप। डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा कांस्टेंट कहलाएगा और कौन सा नंबर कॉफिशिएंट कहलाएगा। यहां तक सब कुछ बेहतर चल रहा है। चलिए, अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप पॉज करेंगे और कमेंट भी करेंगे ताकि हम आपका जवाब ले सके, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स के को। देखिए, मैंने अब टर्म को समझाया कि टर्म क्या है। अब टर्म भी दो तरीके से समझने को आना चाहिए आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिखूं कि ये एक्सप्रेशन है 2x + x + 4y - 9। मैं पूछूं इसमें कितने टर्म है, तो आप बोल दोगे कि ये 4 टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैं फिर बोलूंगा ये तो रिपीटेड समेशन है, तो इसको दो खंडित किया है दो भागों में। आप ऐसे लिख दो ना, 3x + 4y - 9, तब तो 3 टर्म हुए ना। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। मैंने देखा पहले 2x और x में वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल का पावर भी सेम है, ध्यान से समझिएगा। पहले दो चीजें जो आपको दिख रही है 2x और x, इसमें वेरिएबल भी सेम है, x x में है दोनों, और वेरिएबल का पावर भी सेम है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं लाइक टर्म, और उनको जोड़ देते हैं, साथ में कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 बन गया, 3x बन गया, ठीक है। फिर हम मतलब लाइक टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, तो लाइक टर्म्स को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, ये x में है 3x और y में है 4y, तो ये सेम वेरिएबल को लेके नहीं रखे हैं, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे कि ये अनलाइक टर्म है, ठीक है। लाइक टर्म में वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहे हैं, तो हमने इसको दो भागों में बांट दिया, दो टाइप्स में बांट दिया, जिसको हमने एक तरीके से समझा, एक अनलाइक है और एक लाइक टर्म्स है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 टर्म देखने को मिल रहा है, 2x², 3x और 5। आप सोच रहे हो देखिए इसका भी तो वेरिएबल सेम है ना, इसमें भी x है इसमें भी x है, लेकिन देखिए इसका पावर सेम नहीं है। लाइक टर्म के लिए वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखिए a यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, a यहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, ठीक है। चलिए, तो इसमें कितने टर्म्स आप काउंट करके बताओगे, दोनों को पहले जोड़ दोगे कि 5a² है, कितना है, 5a² + 7a - 7, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
तो अब इसको डिफाइन भी कर दिया हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ना, कि like terms are the terms which have same algebraic factors. They must have the same variable with same exponent, with same exponent. अब अगर आप लाइक टर्म को समझ गए, अनलाइक टर्म के लिए ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए, तो हम बोलेंगे अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स व्हिच हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स। बात खत्म, बात खत्म। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहला वाला डज नॉट कंटेन एनी टर्म विद सेम वेरिएबल, तो सारा का सारा अनलाइक टर्म्स। और दूसरा वाला मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया कि ए और ए दोनों, पहले दोनों टर्म में ए और ए वेरिएबल सेम है और उसके एक्सपोनेंट भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये लाइक टर्म कहलाएगा। क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कुछ? प्लीज कमेंट कीजिए। आप 5 एग्जाम्पल दीजिए लाइक टर्म्स के और 5 एग्जाम्पल दीजिए अनलाइक टर्म्स के। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए और इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। अब हम लोग यहां तक पहुंच गए कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ पाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, और उस हिसाब से हम उसको एक नाम दें। ठीक है, तो अगर एक टर्म है ना, एक टर्म है, अब उसमें हम क्या, मैं क्या ही बोलूं कि लाइक है कि अनलाइक है, एक है तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, लाइक अनलाइक का को तो कोई बात ही नहीं आता है। तो एनी एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे 5x² 7y 3ab, एक ही टर्म आपको देखने को मिल रहा है। बाइनोमियल क्या हो गया? एनी एक्सप्रेशन विच हैज टू अनलाइक टर्म्स। अनलाइक बोलना बहुत जरूरी है, नहीं नहीं तो फिर काउंट कर दोगे, जैसे 3x को आप लिख दोगे x+x+x बोलोगे कि 3 है, तो ट्राइनोमियल बोलो, नहीं ऐसा नहीं। तो आप क्या करोगे? एनी एक्सप्रेशन विच हैज टू अनलाइक टर्म्स, और इसका एग्जांपल देख लो आप 5x² + 2y, जैसे दूसरा एग्जांपल 2ab - 3। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और 5 एग्जांपल दीजिए। वीडियो को पॉज करना है और 5 एग्जांपल देना है। ठीक है, ट्राइनोमियल देखिए। ट्राइनोमियल क्या हो गया? सिंपल सी बात है, 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और 5 एग्जांपल दीजिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 5x² + 2y + 9xy। देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया हमने। ठीक है, 2 वेरिएबल का इस्तेमाल किया, साथ में मल्टीप्लाई है। अब ऐसा नहीं कि ये अलाउ नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दूसरा एग्जांपल x + y - 3, तो सिंपल सिंपल वाला है। अब हम सारे को नहीं बोलेंगे ना, क्वाड्रिनोमियल बोल दो फिर 5 के लिए नाम रखो, तो ऐसे नाम तो है, लेकिन फिर 3 के बाद वाले को हम लोग बोलते हैं चलो सिंपल उनको पॉलिनोमियल्स बोल दो। क्या बोल दो उनको? पॉलिनोमियल्स बोल दो। पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। लेकिन फिर ना आप पॉलिनोमियल समझोगे क्लास 9 में, तो आप समझोगे कि जो पॉलिनोमियल डिफाइन किया जा रहा है खास तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। तो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी नाम में पॉलिनोमियल बोलूंगा, तो आपको समझ में आएगा ये जो नाम है पॉलिनोमियल, एक मिसनोमर है। पॉलिनोमियल का मतलब मेनी टर्म्स। सिर्फ मेनी टर्म्स होने से कोई पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स है, कुछ बातें हैं जो उस समय करेंगे हम लोग। अभी के लिए इसको ऐसे ऐसे समझते हैं कि 3 के बाद वालों को बस बोल दो कि वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, 5x² + 2y + 9xy। यहाँ पे क्यों पॉलिनोमियल कहा गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके पावर फ्री फ्रॉम रेडिकल्स है। रेडिकल्स मतलब कोई फ्रैक्शनल पावर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, सारे के सारे होल नंबर में आ रहे होंगे, आप देखोगे ध्यान से तो। ठीक है, कॉफिशिएंट सारे के सारे रियल नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक, मैं हिंट दे रहा हूँ पॉलिनोमियल को समझने के। 3 बातें होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई खास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाता है। 3 बातें उनमें देखने लायक होती हैं कि उनमें जो वेरिएबल यूज किया गया है उसमें कोई कंडीशन नहीं, आप कितना भी वेरिएबल यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, जो कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया, वो नंबर जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड है। तो जो कॉफिशिएंट होता है वो कोई भी रियल नंबर होगा। और तीसरी बात जो होगी, तीसरा कंडीशन, कि जो पावर होगा वेरिएबल का वो होल नंबर। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है कोई तीनों बातें सभी सेटिस्फाई हो रही है ना। चलिए इनको भी पॉलिनोमियल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल क्या समझे, 3 के बाद वाले को हम एकदम नाम याद नहीं रखेंगे। ठीक है, हम बोल देंगे पॉलिनोमियल यहाँ पे, CBSE में। ठीक है, चीज है कि नाम नाम तो होगी, रखने वाले ने नाम रखा है, हमें भी पता है, लेकिन क्यों हम चीजें याद रखें इतना, इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है,
अगर आपको पता है कि 4 टर्म वाले का स्पेशल नाम क्या है, 5 टर्म वाले का स्पेशल नाम क्या है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, नहीं तो पता कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टर्म्स तो मिल गए भैया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया, बोल दिया गया चलो ऐड कर दो, बोल दिया गया चलो मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे? सिंपल सा सिंपल सा। ऐड किसको आप कर पाओगे? जो लाइक टर्म्स होगा। ऐड किसको कर पाओगे? जो लाइक लाइक टर्म्स होगा, जैसे 2x और 5x को ऐड कर दो, 7x बन गया। ठीक है, क्या बन गया? 7x। चलिए, तो एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म कैसे करेंगे भैया? एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म, जैसे वी हैव टू ऐड द अनलाइक टर्म्स एंड वी जस्ट हैव टू पुट एन एडिशन साइन बिटवीन द टर्म्स। अब जबरदस्ती हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे भैया? ऐड का क्या मतलब होता है? पुट करो एक एडिशन साइन, समझ रहे हो? तो हम तो एक बना दिए फिर से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग अनलाइक टर्म मिल गया, बोला जोड़ दो, जोड़ दिया हमने, बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नया वाला। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, 11p और 3p घटा दो, 8p हो गया। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे अनलाइक टर्म का? मजबूरी है भैया, क्या करें? तो एक सब्ट्रैक्शन का साइन, माइनस का साइन बीच में लगा देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए फिर, यहां तक तो बातें बहुत ही आसान रही। ठीक है, अब हम सिंप्लीफिकेशन, नाम से ही आ रहा है सिंप्लीफाई कर दो चीजों को, तो क्या ये और भी आसान होने वाली चीज है? बिल्कुल। लेकिन इसे चीज को आसान करना भी एक कला है, तो आसान करने के भी तरीके सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में समझता है कि ये क्या है भैया, to simplify algebraic expressions, we have to arrange them so that the like terms come together, then simplify the terms, and the unlike terms will remain the same in the resultant expression. जैसे देखिए, आपको मिल गया 12p² माइनस 9p प्लस 5p माइनस 4p² माइनस 7p प्लस 10, जो साथ साथ वाला लाइक लाइक टर्म है साथ में लिया। ठीक है, ये एक टर्म दिखा, ये एक टर्म दिखा जो लाइक है, वेरिएबल सेम है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी सेम है, ये और ये सेम दिखा और ये भी सेम दिखा, साथ में लिया, ये तो भैया हमारा कांस्टेंट है। तो सिंप्लीफाई करके एकदम आसान से हम लोगों ने लिख दिया 8p² माइनस 11p प्लस 10। आसान है, लेकिन जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगा हमारा, चीजें थोड़ा सा लगेगा कि नहीं आसान है, लेकिन वो भी आसान ही होगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए ये वाला, कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो चीजें मिली, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, तो बोला जा रहा है इससे इसको घटा डालो। क्या करोगे? कैसे घटाते थे? जैसे 3 - 5 ऐसा लिखते थे, तो वैसे ही कर देंगे फिर। दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं 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 नहीं, ये तो कुछ और है, जैसे 3 - 5, इसमें आसानी से कर देते थे। अब बोल दिया कि 5 को 3 से घटा दो, ऐसे ही करते थे। 5 को 3 से घटा दो, कैसे करते थे आप? ऐसे ही करते थे। तो यहाँ पे बोल दिया कि इसको घटा देंगे आप, तो आप इस तरह चीजों को घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने क्या किया, ये लिखा, फिर यहाँ पे इसको घटाया। घटाया कैसे घटाया? सिंपल तरीके से घटाया, चीजें लिख दी अरेंज के पहले, सेम टर्म वाले को सेम टर्म के साथ में लाया, मतलब लाइक टर्म वाले को लाइक टर्म के साथ में लाया। देखिए, a² वाले को अलाइन किया, b² वाले को अलाइन किया गया, ab को अलाइन किया गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप ऐसे कर रहे होते हैं 5a², सिंपल बात को समझिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीजों को। कभी कभी लगता है कि देखो यहाँ पे हमने अलग साइन क्यों लिख दिया, जैसे यहाँ पे साइन बदल रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे साइन बदल रहे हैं, माइनस था यहाँ पे, तो इसको प्लस किया, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस किया। सब्ट्रैक्शन में ऐसा करते हैं, साइन बदल देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ऐसे क्यों करें, कुछ नया रूल है क्या है ये। तो देखिए, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं, ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ठीक है, जैसे बोल दिया जाए ना कि 3 से 5 निकाल दो, तो ऐसे लिखते हो। यहाँ पे क्या बोला गया कि 5a² माइनस 3b² माइनस ab से ये निकाल दो, तो ऐसे करोगे आप, माइनस साइन लगाओगे, -4ab माइनस 5b² माइनस 3a²। देखिए ये -1 है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा सब में, करिए डिस्ट्रीब्यूट, a² माइनस 3b² माइनस a। देखिए तो -4ab हो गया, प्लस 5b² हो गया, प्लस 3a² हो गया। वही तो हो रहा है, देखिए माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया।
तो वही चीज है, चीजें लिखने का तरीका बदल गया, तो फिर हमें समझ में आता है कि क्यों हम भैया, आप देखते होगे टीचर्स बोल देते हैं साइन चेंज कर दो, माइनस कर रहा हो तो क्यों, आज आप समझ गए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे रूल आपको पता है, पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो वी हैव टू अरेंज देम अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स, देन सब्ट्रैक्ट देम। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिंग द इनवर्स ऑफ द टर्म। ठीक है, इनवर्स कर दिए ना, माइनस का प्लस कर दिए, माइनस का प्लस कर दिए, प्लस का माइनस कर दिए यहाँ पे। ठीक है, सिंप्लीफाई करना आप सीख गए, बहुत आसान है, इससे आसान मुझे आज तक कुछ नहीं लगा। 2+2 से भी आसान है। 2+2 कितना होता है, 111। देखो, ये आसान है। चलो यहाँ पे आते हैं। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब वैल्यू कैसे निकाले एक्सप्रेशन का। ठीक है, किसी पार्टिकुलर वैल्यू को रखते हैं अगर, ठीक है, वेरिएबल का कोई पार्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल का, और उसको एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो एक वैल्यू मिल जाता है पूरे एक्सप्रेशन का। ठीक है, चलिए, सवाल क्या किया गया है कि बातें हम रखेंगे सिंपल, हम जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे वन वेरिएबल वाला इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे में थोड़ा सा दो का इस्तेमाल कर देंगे, पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा थोड़ा चीजें लेबल अप करना ही चाहिए चीजों को। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2x+7, वो बोल दिया गया पहले कि मान लो अगर x 3 है तो पूरा वैल्यू कितना होगा इस एक्सप्रेशन का, तो आप बोलोगे देखो मुझे बस रख देना है वैल्यू जो वेरिएबल का तुमने दिया है, मैंने रख दिया, यहाँ मिल गया 6, यहाँ मिल गया 7, तो आंसर आ गया 30। क्या क्या आपने, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, सिंपल, आपको शब्दों में समझ में आ रहा है, अपने शब्दों में चीजों को समझ में आना चाहिए, किताबी चीजें हम भूल जाते हैं क्योंकि इंग्लिश हमारी मातृभाषा तो नहीं है वैसे, तो हमें फील नहीं आता वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है, अब एक्सप्रेशन में मोर देन वन वेरिएबल को देखते हैं, सिंपल है यहाँ पे, तो देखो दो वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, तो दोनों का वैल्यू दी गया है कि चलो इस वैल्यू पे, वेरिएबल के इस वैल्यू पे पूरा एक्सप्रेशन क्या वैल्यू निकाल के दे रहा होगा आपको। तो आप देखो आपके पास है y² + 2y g + g², जेड भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने बोला कि y अगर 2 हो तो 2 का स्क्वायर करेंगे, y का जगह 2 रख देना है, y का स्क्वायर था तो 2 का भी स्क्वायर होगा, प्लस एक्चुअली में टर्म्स कैसे बनते हैं, फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से, तो मतलब 2 × y × z लिखा हुआ है ना वो, तो 2 × y की जो वैल्यू दी गई है इंटू जो g की वैल्यू दी गई है, प्लस g का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ 4 + 12 + 9, कितना हो जाएगा टोटल 25। इससे आसान है कुछ, 2 + 2 11 होता है। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अलजेब्रा का इस्तेमाल तो हम करते हैं हर जगह, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ, चीजें जनरलाइज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं और मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्क्वायर बनाया, एक बच्चा चिल्लाते हुए बोला सर इसका आप 1 मीटर रख दो, इसका भी 1 मीटर रख दो, मैंने उसकी बात मान ली, मैंने बस चलो 1 मीटर, दूसरा बच्चा बुरा मान जाएगा, बोलेगा नहीं सर आप ऐसा करो, इसका 2 मीटर रखो, स्क्वायर है तो ये सारे 2 मीटर के हो जाएंगे, स्क्वायर है सारे 1 मीटर के हैं, यहाँ पे भी है इस बारे में, नहीं सर आप ऐसा करो, तीसरा बच्चा बोलेगा 3 मीटर 3 मीटर रखना पड़ेगा आपको, अरे मैं तो चौथा बोलेगा नहीं सर आप साइड लेंथ 4 मीटर लो स्क्वायर का, नहीं सर आप 5 मीटर लो, मैं कैसे जनरलाइज करूँ, 100 बार लिखूं, मैंने कर दिया जनरलाइज, मैंने बोला ये स्क्वायर है उसका साइड लेंथ एल है, बात खत्म। अब मैं एरिया लिख दूंगा कि हाँ जो एरिया होगा वो हो जाएगा L², क्या है ये, वेरी वेरी कर सकता है ना इसका वैल्यू, तो ये वेरिएबल कहला है एल, जी हाँ, पेरीमीटर का इस्तेमाल कैसे करें 4L, समझ में आ रहा है, तो इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं हम अलजेब्रा का। तो चलिए, देयर आर सो मेनी फॉर्मूलाज विच आर मेड यूजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहला पेरीमीटर फॉर्मूला है, एरिया फॉर्मूला, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे लिख दोगे, 3 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, ट्रायंगल जिसके तीनों साइड सेम लेंथ के हैं, बाउंड्रीज को जोड़ोगे, बाउंड्रीज लेंथ को, वही तो पेरीमीटर कहलाता है, तो 3 × L, आप क्या कर रहे हो, रिपीटेड समेशन, तो उसको 3L नहीं लिख सकते, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे लिखोगे, L + L + L + L, 4L लिख दो, एरिया कैसे लिखते हो स्क्वायर का, L × L, यहाँ पे ए लिख दो, मान लो ए लिखा हुआ है, ए दिया गया है साइड में, तो ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा स्क्वायर का, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई कर देता है, एल भी अननोन है,
बी भी अननोन है, वेरी कर सकते हैं ना, बच्चे 100 बैठे हैं। मैं एक रेक्टेंगल बना, बोला ए और 2 लिख दो सर, 1 और 2 लिख दो। दूसरे बोले सर 3 और 4 लिख दो सर, 5 और 6 लिख दो। मैं तो लिखता रह जाऊंगा 100 बार, 100 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। समझ रहे हो? मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, जो समझ में आ रहा लिख लो भैया। तो जो बना ये एरिया एल इंटू बी, क्या है ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कैसे लिख रहे हो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आ रही है चीजें? सब इजी है, सब इजी है। ठीक है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए मैंने जितना भी आपको समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझ में आया है। आई होप कि हम दूसरे लेक्चर में जल्दी मिलें। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे। ठीक है। और मैंने जितने भी टास्क आपको दिए हैं, सो होमवर्क लीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है। बाय चांद, हम फिर मिलेंगे।